ऐसा क्या रीजन है कि 15 अगस्त को इन 11 क्रिमिनल्स को फ्री कर दिया गया। जब ये लोग गांव पहुंचते हैं तो इनका स्वागत फूल और मालाओं से होता है, मिठाइयां बांटी जाती। गुजरात गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया जाता है कि इतने सारे क्रिमिनल्स थे, उनमें से आपने क्या सोच के सिर्फ इनको माफी दी, क्योंकि गुजरात माफी नीति के हिसाब से 2 या फिर 2 से ज्यादा लोगों को मारने वालों को माफी नहीं मिल सकती, जबकि यहाँ पे 7-7 लोगों को मारा गया। इसमें एक क्लियरली मेंशन है कि रेप करने वालों को माफी नहीं मिल सकती। एफआईआर नंबर 59/2002 में जो टाइमिंग मेंशन करी थी सोम सिंह ने, उसकी डिटेल्स पुलिस जनरल डायरी से मैच ही नहीं हुई। जबकि इसी जून 2022 में हर एक स्टेट गवर्नमेंट को होम मिनिस्ट्री ने लेटर भेजा है कि इस बार किसी भी कीमत पे किसी भी रेपिस्ट को माफी नहीं मिलनी चाहिए। बिल्किस बानो का जो इंसिडेंट हुआ था वो 2000, और जब हमारे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने 11 के 11 क्रिमिनल्स को सजा सुना दी, तो ये 11 लोग 15 अगस्त को फ्री कैसे हो गए? तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। बिल्किस बानो जो कि 5 मंथ प्रेग्नेंट थी, ये गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट में अपने हस्बैंड और 3.5 साल की बच्ची के साथ रहती थी। लेकिन ये ईद सेलिब्रेशन के लिए 24 फरवरी 2002 को अपने फादर के घर, जो कि सिंगवान में है गुजरात के अंदर, वहां आई थी। अब इसके 3 दिन बाद 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से वापस आ रहे थे अहमदाबाद के लिए, और जिस कोच में ये लोग आ रहे थे, जो कि S6 था, उसमें आग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से पूरे गुजरात में जगह जगह पे दंगे होते हैं। 27 फरवरी को गुजरात में ये इंसिडेंट होता है, और उसके अगले दिन 28 फरवरी को गुजरात के यहाँ पे बिल्किस अपने फादर के यहाँ रुकी थी, वहां भी दंगे शुरू हो जाते हैं। अब उस पर्टिकुलर गांव में दंगे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, तो लोगों ने यह किया कि 15-15 और 16-16 के ग्रुप बना के अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे, ताकि पहचाने ना जा सके। बिल्किस बानो का भी पूरा परिवार 3 ग्रुप में डिवाइड होकर अलग अलग डायरेक्शन में भागता है, जिसमें बिल्किस बानो अलग ग्रुप में, इनके हस्बैंड और भाई अलग ग्रुप में भागते हैं। बिल्किस बानो जिस ग्रुप में भागी थी अपना गांव छोड़ के, उसमें 16 लोग थे, जिसमें से इनकी मदर और इनकी 3.5 साल की बेटी इनके साथ में थी। ये लोग भागकर एक दिन वहां के जो एक्स MLA हैं मिस्टर दामोर, इनके घर रुकते हैं। उसके बाद ये लोग एक आदिवासी एरिया में रुकते हैं, जहां पे ये वहां के ट्रेडिशनल स्टाइल के कपड़े पहन लेते हैं, ताकि इनकी पहचान ना हो पाए। लेकिन 3 मार्च को 25 से 30 लोग 2 व्हाइट कलर की जीप में हथियारों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। इन लोगों को बिल्किस ऑलरेडी जानती थी, और बल्कि नाम से पहचानती थी, क्योंकि ये बिल्किस के गांव के ही थे, जहां पे वो बचपन से रहती थी। अब इनके ग्रुप में से बाकी लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन बिल्किस प्रेग्नेंट थी, इनकी बेटी छोटी थी, और इनकी मदर काफी एज थी उनकी, तो ये लोग नहीं भाग पाते हैं। ऐसे करके 7 लोग उस जगह पे फंस जाते हैं। इन 25 से 30 लोगों में 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने बिल्किस बानो और उनकी मदर के साथ रेप किया। बिल्किस की जो 3.5 साल की बेटी थी उसको मार दिया, और जो बचे हुए लोग थे जो भाग नहीं पाए थे, उनको भी ये लोग मार देते हैं। बिल्किस बानो को ये लोग समझते हैं कि ये मर गई हैं, लेकिन 3 से 4 घंटे बाद बिल्किस बानो को जब होश आता है, तो उनकी जो पूरी फैमिली थी, उनकी डेड बॉडी उनके आसपास पड़ी थी। ये पूरी रात वहीं पे पेड़ की आड़ में छुपी रहती हैं, और अगले दिन उसी आदिवासी गांव में जहां ये पहले रुकी थी, वहीं की औरतों से कपड़े लेती हैं, और वहीं पे यूनिफॉर्म में एक आदमी दिखता है इनको, जो कि होमगार्ड होता है। उसको बिल्किस बानो पूरी कहानी बताती हैं। वो होमगार्ड इनको लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन लेके जाता है। शुरू में पुलिस स्टेशन में FIR नहीं लिखी जाती, और पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश करती है। वहां पे जो पुलिस ऑफिसर था सोम सिंह, उसने बिल्किस की जो स्टोरी थी, जो बिल्किस ने बताई थी, उसको मॉडिफाई करके कंप्लेन लिखता है रिटर्न में। और इस बात का तब पता चलता है जब CBI की इंक्वायरी होती है। जिस टाइम पे बिल्किस बानो अपनी स्टोरी बता रही थी, वहां पे मौजूद बाकी लोगों ने कंफर्म किया कि बिल्किस ने जो कहानी बताई थी और कंप्लेन में जो लिखी है, वो दोनों अलग अलग हैं। बिल्किस बानो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो जो भी उन्होंने बोला वो कंप्लेन लिख दी उन्होंने, और उसको मॉडिफाई कर दिया, और उसके बाद उनसे अंगूठा लगवा लिया गया। पुलिस ने तो यह भी कह दिया कि इस केस में दम नहीं है, और अपनी क्लोजर रिपोर्ट भी सबमिट कर दी। इसके बाद बिल्किस बानो को इकबाल रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिया जाता है, और वहां पे वो अपनी सारी कहानी लोगों को बताती हैं। सुगरा बेन और लतीफा बेन, जो कि कैंप की ऑर्गेनाइजर थी, ये बात आगे बढ़ाती हैं उनकी। कई NGO इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इतना ज्यादा प्रेशर बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने CBI इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे दिए। CBI ने सारी चीजों की जांच की और अपनी चार्जशीट सबमिट की। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये बिल्किस बानो केस की ओरिजिनल चार्जशीट की कॉपी है, जो CBI ने सबमिट की थी। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। इसमें CBI ने बताया कि इस पूरे केस में बिल्किस बानो के साथ नाइंसाफी हुई है। इस केस में पुलिस क्रिमिनल्स को शुरू से बचा रही थी, उनके नाम छुपा रही थी। अब जिन लोगों ने हमला किया था वो बिल्किस के गांव के ही थे। बिल्किस इनके नाम पहचानती थी, इनको जानती थी, और कंप्लेन करते टाइम भी इनके नाम लिखवाए थे। लेकिन सोम सिंह ने इन सबके नाम मेंशन ही नहीं किए कंप्लेन में, और इसको एक भीड़ का हमला दिखा के केस बंद करने की कोशिश की। CBI ने ऑन पेपर ये चीज कंफर्म की है कि डॉक्टर भी मिले हुए थे। डॉक्टर ने बिल्किस बानो की रिपोर्ट गलत सबमिट की, और आगे चल के स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जो कि बड़ोदरा में है, उसने कंफर्म किया कि जो भी बिल्किस बानो ने बताया है वो सही है, रेप हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट में इतनी जगह इंजरीज आई थी बिल्किस बानो के, इतनी सारी धाराएं लगाई थी CBI ने, और इतने विटनेसेस के स्टेटमेंट CBI ने सबमिट किए। इसमें पुलिस ने जो क्राइम हुआ था उसकी टाइमिंग भी गलत लिखी, ताकि जो क्रिमिनल्स हैं उनकी टाइमिंग से मैच ना हो। FIR नंबर 59/2002 में जो टाइमिंग मेंशन करी थी सोम सिंह ने, उसकी डिटेल्स पुलिस जनरल डायरी से मैच ही नहीं हुई। बिल्किस बानो को क्राइम सीन पे ले जाके बॉडी की जो पहचान कराने का प्रोसेस था,
उसको स्किप कर दिया गया, बल्कि पूरे दिन तक क्राइम सीन पे कोई गया ही नहीं और जो डेड बॉडी थी उनके साथ भी छेड़छाड़ की गई। 4 मार्च को भाविन पटेल, जो कि क्राइम सीन का फोटोग्राफर था, उसने जो फोटोग्राफ ली थी क्राइम सीन की, उसमें बिल्किश बानो की जो 3.5 साल की बेटी थी उसकी बॉडी की फोटोग्राफ थी उसमें। ये उस फोटोग्राफ में जो बॉडी थी उनके नाम है, इसमें सलेहा, जो कि बिल्किश बानो की बेटी थी, उनका नाम भी मेंशन है। और नेक्स्ट डे जब दूसरा फोटोग्राफर आर.के. सोनी गया तो उसने जो उस क्राइम सीन की फोटोग्राफ ली तो उस फोटोग्राफ में बिल्किश बानो की बेटी की बॉडी की फोटो ही नहीं थी। सेम क्राइम सीन की फोटोग्राफ अलग अलग कैसे हो सकती है? और इसमें आप देखोगे तो जो बिल्किश बानो की जो बेटी है उनका नाम ही मेंशन नहीं है। न्यू दिल्ली से एम्स और सीएफएसएल की टीम बुलाई गई जिन्होंने पूरा क्राइम सीन विजिट किया। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि जिस तरीके से बॉडी रखी गई है इसमें छेड़छाड़ की गई है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो कि लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन के पास में था, वहां स्टाफ अवेलेबल होने के बावजूद पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, बल्कि एविडेंस को मिटाया गया। यहां तक कि सीबीआई को दोबारा सारी डेड बॉडीज को कब्रों से निकलवाना पड़ा। तो वहां पे जाके पता चला कि सारी बॉडीज के जो पार्ट हैं वो इंटरचेंज कर दिए गए हैं ताकि बॉडीज की पहचान ना हो सके। बिल्किश बानो को धमकियां मिल रही थी इस केस को वापस लेने के लिए, इसलिए बिल्किश बानो ने रिक्वेस्ट डाली कोर्ट के अंदर कि इस केस को गुजरात के बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए। और इस रिक्वेस्ट को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और केस को मुंबई शिफ्ट कर दिया। इसके बाद केस मुंबई में चलता है और जनवरी 2008 को 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इन 11 लोगों में से पुलिस वाले भी थे जिन्होंने गलत रिपोर्ट बनाई थी, डॉक्टर भी थे जिन्होंने गलत मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की थी। लोअर कोर्ट ने सारे सबूत रिव्यू किए और इन 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। और कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए कि बिल्किश बानो को 50 लाख का कॉम्पनसेशन, घर और नौकरी दी जाए। इसके बाद ये 11 लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं। फिर वहां सारा केस रिव्यू होता है, सारे सबूत देखे जाते हैं और सेम उम्र कैद सुनाई जाती है। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली, दोबारा से अपील की। कुल मिला के इंडिया के 3 कोर्ट, लोअर, हायर और सुप्रीम कोर्ट ने 5 बार इस केस की डिटेल्स, गवाह सबको वेरीफाई किया और उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। इसका मतलब यह है कि किसी भी तरह से कोई डाउट नहीं है कि इन्होंने क्राइम नहीं किया है। यह पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि क्राइम इन्होंने ही किया है और यही रीजन है कि ये 14 साल से उम्र कैद की सजा काट रहे थे। लेकिन अब बात यह है कि ऐसा क्या रीजन है कि 15 अगस्त को इन 11 क्रिमिनल्स को फ्री कर दिया गया। देखिए, आर्टिकल 72 और 161 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के गवर्नर को यह राइट है कि वो कोर्ट की दी हुई सजा को माफ कर सकते हैं। लेकिन इस केस में इन्होंने माफी नहीं दी है, बल्कि गुजरात गवर्नमेंट ने माफी दी है, क्योंकि सीआरपीसी सेक्शन 432 के तहत स्टेट गवर्नमेंट को भी यह राइट है कि वो सजा माफ कर सकती है। और जब भी किसी बड़े लीडर की कोई एनिवर्सरी हो, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त जैसे मौके होते हैं तो कैदियों को रिहा किया जाता है। ऐसे ही गुजरात माफी नीति है जिसके तहत माफी दी जाती है। तो इन 11 आरोपी में से एक ने एप्लीकेशन डाली है कि 14 साल से हम लोग सजा काट रहे हैं, अब हमें माफी दे देनी चाहिए। तो इस रिक्वेस्ट को गुजरात गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा। तो पहले तो यही बहस हुई कि ये पूरा केस तो मुंबई में चल रहा है, तो गुजरात गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि गुजरात गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी क्योंकि क्राइम गुजरात में हुआ है। गुजरात ने 1992 में गुजरात माफी नीति बनाई थी, जिसको 2014 में अमेंड भी किया गया। गुजरात गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसमें नेता, सीनियर जज वगैरह इन सबको रखा और इन्होंने मिलकर इन सारे 11 लोगों को माफी दे दी और ये लोग फ्री हो जाते हैं जेल से। जब ये लोग गांव पहुंचते हैं तो इनका स्वागत फूल और मालाओं से होता है, मिठाइयां बांटी जाती हैं और इनके स्वागत की फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल होने लगती है। अब गुजरात गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया जाता है कि इतने सारे क्रिमिनल्स थे, उनमें से आपने क्या सोच के सिर्फ इनको माफी दी? क्योंकि गुजरात माफी नीति के हिसाब से 2 या फिर 2 से ज्यादा लोगों को मारने वालों को माफी नहीं मिल सकती, जबकि यहां पे 7-7 लोगों को मारा गया। इसमें एक क्लियरली मेंशन है कि रेप करने वालों को माफी नहीं मिल सकती। इसमें एक चीज यह भी है कि अगर सेंट्रल एजेंसी शामिल हो तो ऐसे केस में भी माफी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन यहां तो सजा ही सीबीआई ने करवाई थी, तो ये सारे क्वेश्चन उठाए गए। इस पे गुजरात गवर्नमेंट ने कहा कि इनको जो माफी दी गई है वो गुजरात माफी नीति 2014 के बिहाफ पे नहीं, बल्कि जो गुजरात माफी नीति 1992 है उसके बेसिस पे दी गई है, क्योंकि यह केस 2014 से पहले का है। और 1992 में जो गुजरात माफी नीति है उसमें माफी देने का जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। उसमें यह मेंशन नहीं किया गया है कि किस रीजन से माफी मिलनी चाहिए, बस कुछ सजेशन दिए गए हैं, लेकिन क्लियरली कुछ नहीं बताया गया है। जबकि इसी जून 2022 में हर एक स्टेट गवर्नमेंट को होम मिनिस्ट्री ने लेटर भेजा है कि इस बार किसी भी कीमत पे किसी भी रेपिस्ट को माफी नहीं मिलनी चाहिए। अब बिल्किस बानो की जो वकील है शोभा गुप्ता, इन्होंने ये कहा है कि पीआईएल डालेंगी है इसके अगेंस्ट में। तो ये थी पूरी स्टोरी बिल्किस बानो की। हमारी कंट्री में और भी बहुत से बड़े केसेस हुए जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो, लेकिन अगर आपको इस तरह के केसेस के बारे में जानना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुक्कू एफएम की ऑडियो बुक के बारे में, जिसका नाम है द केसेस दैट इंडिया फॉरगॉट। इसमें कई पुराने और बड़े केसेस के बारे में बताया गया है जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी चैलेंज कर दिया था। अब क्योंकि ये ऑडियो बुक है तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं भी किसी भी टाइम आराम से इसको सुन सकते हो, क्योंकि इसको बुक की तरह लेके बैठने की जरूरत नहीं है। कुक्कू एफएम पर और भी अलग अलग जॉनर की ऑडियो बुक अवेलेबल है, जैसे कि बायोग्राफीज, कॉमेडी, क्राइम,
कुक्कू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, तो आप डाउनलोड करें कुक्कू एफएम और अपनी नॉलेज बढ़ाएं एक फन वे में। कुक्कू एफएम पे फर्स्ट 250 यूजर्स को मेरा कोड NR50 यूज करके मिलेगा 50% डिस्काउंट, और 399 रुपीज का जो सब्सक्रिप्शन है उसको आप ले सकते हैं 199 रुपीज में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।